ठीक है, तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन पढ़ा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या लिखा गया? इट्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम पर्सन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट होगा और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। मतलब क्या है? देखो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और उसका जो काम का प्रभाव पड़ेगा वो उसी के ऊपर पड़ेगा। सब लोग सब्जेक्ट यही है और इसका जो काम का प्रभाव है इसी के ऊपर ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और देखो जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन शब्द तो यही होते हैं। जो आई से बना माई सेल्फ, बी से बना आवर सेल्फ, यू से बना योर सेल्फ, दे से बना है, लो दे का तो मैंने लिखा नहीं, दे से बना है देम सेल्फ्स। क्या बना है? देम सेल्फ से बना है। सी से बना है हर सेल्फ, ही से बना है हिम सेल्फ, और इट से बना है इट सेल्फ बना है। अब देखो कन्फ्यूजन ये होता है कि हम एक कब पहचाने कि कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, कहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, क्योंकि शब्द वही है। तो आखिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है? ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लिए हो। देखो इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन ये दोनों नोट करना, ठीक है। और ये वर्ड लाइक में तुम्हें नोट करना, क्योंकि यही शब्द होते हैं तुम्हारे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि डिफरेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि डिफरेंट क्या है, ठीक है। मिटाओ मैं इसको, चलो ठीक है। हाँ देखो डेफिनीशन समझ लेना पर्याप्त नहीं है, मज़ा तो तब आएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसको समझ में आएगा। देखो पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम्हें समझा रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते किसे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको समझने का प्रयास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो डेफिनेशन मैंने लिखा था कि जो सब्जेक्ट होगा बेटा वो उसका ऑब्जेक्ट भी वही होगा। मतलब जो सब्जेक्ट होगा और उसका जो काम करेगा उससे काम का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा, दूसरे ऊपर के नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ सी कॉल्ड मी, देखो यहाँ सब्जेक्ट ये है, ये तुम्हारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अलग पर्सन है और ऑब्जेक्ट अलग पर्सन है, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनके लिए जब प्रयोग किया जाता है तो ये सब्जेक्ट जो होगा बेटा, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव यहाँ प्रोनाउन प्रयोग होगा वह बिल्कुल इसी के केस का प्रयोग होगा। जैसे अगर सब्जेक्ट तुम्हारा आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर होगा तो माई सेल्फ ही होगा। सब्जेक्ट तुम्हारा अगर ही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम्हारा हिम सेल्फ ही होगा। बस समझ पा रहे हो? हाँ, तो अब देखते एग्जाम्पल। देखो पहली बात है, ध्यान रखो, पहले चीज़ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इसका प्रयोग हमेशा एक ऑब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। कहाँ करते हैं? पहली बात है ध्यान देना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है या रखे जाते हैं, ये पहली बात है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ रखे जाएंगे? हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब मेन वर्ब के बाद। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ रखे जाएंगे बेटा? मेन वर्ब के बाद रखे जाएंगे। वेरी नाइस, पसंद आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कहाँ रखे जाएंगे? मेन वर्ब के बाद। ये क्या दिखाएंगे कि इसमें जो काम करने वाला सब्जेक्ट होगा उसके काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उसी के ऊपर पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल अब देखते हैं। बस इतना बात ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। एक बात और ध्यान रखना, जो दूसरी बात है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा गायब कर दिया जाए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है, अगर इसको सेंटेंस से हटा दिया जाए, मतलब अगर इसको जो वाक्य होगा, वाक्य है, वाक्य से अगर इसे बेटा हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होगा रिमूव करने के बाद इसका जो मीनिंग है इनकम्प्लीट लगेगा, मतलब पूरा मीनिंग नहीं लगेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, अधूरा लगेगा, अधूरा कह सकते हो, अधूरा लगेगा इसका मीनिंग। अब इस पे थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, देखो सी हर्टेड हर सेल्फ। देखो सी हर्टेड हर सेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट किया है। हर्ट मतलब घायल करना होता है, जख्मी कर देना होता है, ठीक है।
ठीक है, या अंदरूनी रूप से चोट पहुंचा देना होता है। सी हर्टेड हरसेल्फ, उसने किसको चोटिल किया है, किसको हर्ट किया है, अपने आप को किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो बेटा चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों का हिंदी मीनिंग जो निकलता है स्वयं से या खुद से, स्वयं से या खुद से, स्वयं या खुद दोनों का हिंदी निकलेगा, स्वयं या हिंदी मीनिंग तो ये निकलने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसका जो स्थान होगा बेटा हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जगह पे। जरा चेक करो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट रहा, ये रहा तुम्हारा मेन वर्ब और ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का स्थान। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन बैठा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने बताया अगर सी तुम्हारा सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होगा, हरसेल्फ ही होगा, दूसरा और नहीं हो सकता है। एक दूसरा देखो, हाँ जैसे कि देखो मैं अगर इसको मिटा दूँ, चलो चेक भी कर लो, देखो सी हर्टेड, उसने घायल किया, सी हर्टेड उसने घायल किया, तो मन में सवाल नहीं आएगा कि किसे घायल किया, आगे कि नहीं आएगा, तो मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो अगर यहाँ लिख देंगे हर सेल्फ, अब मीनिंग तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखो मैं कह रहा हूँ ही इज मेकिंग फूल हिमसेल्फ, देखो ही इज मेकिंग फूल, वह मूर्ख बना रहा है, किसे, अपने आप को, वह अपने आप को क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। देखो जरा चेक करो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट, ये रहा तुम्हारा मेन वर्ब, देखो ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारा मेन वर्ब है, ठीक है, ये तुम्हारा नाउन है, एडजेक्टिव भी है, और ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका जगह देखो ऑब्जेक्ट के स्थान पे, मेन वर्ब के कहाँ आया है, बाद में आया है, ठीक है। अगर मैं इसको मिटाऊँ जरा, मैंने जैसे कि नोट में लिखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा, ये रहा। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बेटा, अगर उसको वाक्य से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसका मीनिंग अधूरा लगने लगेगा। हटा के देखा जाए, चलो मैं सपोज करो हट गया, बस इतना पढ़ो, ही इज मेकिंग फूल, वह मूर्ख बना रहा है, तो ये सवाल नहीं आएगा किसे, तुरंत आ रहा ना, मैं कह रहा हूँ वह मूर्ख बना रहा है, वह मूर्ख बना रहा है, पूछो किसे, तो किसे का जवाब तो अभी चाहिए ना हमें, तो अधूरा लग रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वह अपने आप को मूर्ख बना रहा है, अब इसमें अधूरा कोई मीनिंग है नहीं है, तो ही इज मेकिंग फूल हिमसेल्फ। एक और एग्जाम्पल, तीसरा मैं कह रहा हूँ आई हैव कट माई सेल्फ, मैंने काट दिया है। देखो आई हैव कट, देखो कट का बेटा थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तीनों कट ही होता है। तो आई हैव कट, मैंने काटा है, मैंने क्या काटा है, अपने आप को काटा है। किसे काटा है, अपने आप को काटा है। देखो इसका जगह देखो चेक करो जरा, कहाँ है, ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट, ये रहा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा तुम्हारा एमबी मतलब मेन वर्ब, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का स्थान। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन आया है, माई सेल्फ आया है, तो माई सेल्फ यहाँ क्या कहा जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर मैं इसको मिटा दूँ जरा चेक करें कि इसका मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, तो देखो मीनिंग अनकम्प्लीट लगने लगेगा। आई हैव कट, मैंने काट दिया है, मैंने काट दिया है, तो अगर इस बात को मैं घबरा कर मैंने काट दिया है, मैंने काट दिया, मैंने काट दिया है, ठीक है, तो सामने सोच रहे क्या काट दिया है, किसको काट दिया है, ठीक है, हाथ में चाकू लिए हो, कह रहे मैंने काट दिया, मैंने काट दिया, तो बाद में पता चलेगा जब उंगली देखे ओ लो अपने आप को काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ माई सेल्फ तुम्हारा किस लिए काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। पसंद में आ रहा है, चलो एक एग्जाम्पल मैं और दिखा रहा हूँ। चौथा मैं कह रहा हूँ दे हैव चीटेड, चीटेड मतलब होता है बेटा धोखा देना, चीट मतलब वो फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सो दे हैव चीटेड देमसेल्व्स, दे हैव चीटेड देमसेल्व्स। अब जरा यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये रहा बेटा तुम्हारा सब्जेक्ट, ये रहा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा तुम्हारा मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का स्थान, यहाँ बैठा है कौन है जरा देखो, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स बैठा है बेटा। जरा देखो इसके काम का प्रभाव इसी के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सो दे हैव चीटेड देमसेल्व्स, इसका हिंदी है कि वे स्वयं को धोखा दिए हैं। किसको धोखा दिया है, स्वयं को, मतलब काम करने वाले भी वही थे और उस काम का प्रभाव उन्हीं के ऊपर ही पड़ा। बस में आया। तो बेटा रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं
उनका जो स्थान होता है हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जगह पे उनको प्रयोग किया जाएगा, ये पहली बात है। दूसरे नोट में क्या देखना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर उसके जगह से हटाया जाए तो मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग पूरा मीनिंग नहीं दे पाता है। किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तुम यहाँ से मिटा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग अधूरा लगने लगेगा, ठीक है। यहाँ से भी मिटा के देख सकते हो, दे हैव चीटेड, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया है। अब पूछो किसे, मीनिंग अधूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तुम खुद ही सुनो, मैं आके कह रहा हूँ उन्होंने धोखा दिया है, तो तुम सोचोगे यार किनको धोखा दिया है, बात समझ नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उन्होंने मुझे धोखा दिया तब तो समझ जाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं बोलूँ उन्होंने अपने आप को धोखा दिया है, तब भी कहोगे अच्छा मूर्ख ही थे, वो अपने आप को धोखा दिए। तो यहाँ पर भी बेटा जो देमसेल्व्स है ये किस रूप में काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। बस समझ में आया। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे बेटा, इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा, इनके बिना मीनिंग अधूरा हो जाता है, ठीक है। ये हो कि तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इम्फैटिक प्रोनाउन। हाँ, जो इम्फैटिक प्रोनाउन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सिंपल सा नियम था कि इसमें एक ही जगह पे रखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक ही स्थान होता है कि हमेशा उसको ऑब्जेक्ट के ही स्थान पे रखना है और उसको कहीं इधर उधर घुसकाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बेटा तुम्हारा इम्फैटिक प्रोनाउन होता है, जो इम्फैटिक प्रोनाउन है तुम्हारा, जो इम्फैटिक तुम्हारा पी है, इम्फैटिक प्रोनाउन है, इसका देखो, इसका पहली बात, पहले नोट में हम इसका स्थान देखेंगे। पहले नोट में इसका स्थान देखो, जो इसका स्थान होगा वो सब्जेक्ट के बगल में भी आ सकता है। कहाँ आ सकता है, देखो इसका 2 स्थान होता है। पहला स्थान जो होगा ये जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तुरंत लो, तुरंत तो लिखा जा भैया, तुरंत बाद। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद और हेल्पिंग वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब से पहले, मतलब जैसे तुमने लिखा सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद क्या लिखना है, वही वाला केस, इम्फैटिक केस लिखना है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, तो कहा जाएगा उनको इम्फैटिक प्रोनाउन। और दूसरा इसका जो स्थान होता है, जो दूसरा इनका स्थान होता है बेटा, दूसरा स्थान होता है ऑब्जेक्ट के बाद। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के बाद। देखो इनका 2 स्थान होता है, या तो पहला स्थान सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखोगे हेल्पिंग वर्ब से पहले, या फिर कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद इन केसेस का प्रयोग होता है, ठीक है। और तीसरी बात जो छोटी सी है उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खैर तो स्थान था। जो दूसरी बात है, ठीक है, उसका जो मतलब होता है, जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है बेटा, अगर तुम इसको जगह से रिमूव भी कर दोगे तो भी मीनिंग पूरा निकलेगा। अधूरा मीनिंग, जैसे उसका अधूरा मीनिंग लिख रहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, इसका अधूरा मीनिंग नहीं निकलेगा। तो मतलब इसको रिमूव करने पर भी इसका मीनिंग देता है। रिमूव करने पर भी अगर इम्फैटिक, जहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में काम करेगा वहाँ से उसको हटा भी दें तो भी उसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। ये तो खैर शाब्दिक बात होगी। अब एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, पहला स्थान इसका क्या है, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद। तो पहले मैं 3 दिखा रहा हूँ जहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग होता है। देखो तुम कहे थे जोर देने का मतलब क्या होता है, जोर देने का मतलब जब हम अपने शब्दों के ऊपर जोर दे के कहते हैं, मैं खुद वहाँ गया था, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अरे यार वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मैं खुद उन्हें देखा हूँ, वहाँ पर थे। देखो मैं अपने शब्दों पे जोर दे रहा हूँ ना कि मैं खुद, तुम खुद आओगे मेरे पास, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। कभी कभी क्या झगड़ा हो जाता है, 2 दोस्त में या मित्र में झगड़ा हो जाता है, कहते तुम खुद आओगे मेरे पास माफ़ी मांगने, मैं नहीं आऊँगा, तुम खुद। बस में आए, तो शब्दों पे क्या दिया गया, जोर दिया गया, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या 5-6 लोग बैठे हैं, ठीक है, और कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से एक आदमी आया बुलाने इनको, ठीक है, कि भाई साहब आप लोग आइएगा। तो ये लोग क्या बोलते, अगर मतलब आप नहीं भी इनविटेशन कार्ड देते तो हम खुद आते, तो आप इनविटेशन कार्ड नहीं भी देते तो भी हम खुद आते, ठीक है। चाहे हिंदी खुद या स्वयं का हिंदी होता है, इनका हिंदी होता है। स्थान क्या हो गया, या तो सब्जेक्ट के बाद या तो ऑब्जेक्ट के बाद,
ऑब्जेक्ट के बाद। चलो एग्जाम्पल पहले देखो, पहले सब्जेक्ट के बाद देखो। देखो मैं कह रहा हूँ आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तुरंत इसके बाद आएगा माई सेल्फ। अब आएगा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। कोई भी किसी भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है अब हेल्पिंग वर्ब वो आएगा। तो आई माई सेल्फ, आई के साथ क्या लगता है? आई एम लगता है। आई माई सेल्फ आई एम गोइंग देयर, मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ, मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। हिंदी इसका है बेटा। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा मैंने और हेल्पिंग वर्ब के पहले। दूसरा, बहुत से केसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो वहाँ क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ बीट मी। देखो ही हिमसेल्फ बीट मी, ही हिमसेल्फ बीट मी। देखो बीट जो होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यही होता है और फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है। थर्ड फॉर्म बीटन होता है, थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है। तो ही हिमसेल्फ बीट मी, वह खुद मुझे पीटा। ठीक है, जैसे तुम कहो कि भाई तुम वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ घूमोगे तो वह झगड़ा नहीं करेगा, तुम्हें पीटेगा नहीं, तब तक वो लड़का क्या बोला कि अरे वह खुद मुझे पीटा, मतलब वह खुद मुझे पीटा। बस समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत होगा तो इसको कहा जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। ये भी क्या है यहाँ? इम्फेटिक प्रोनाउन है। जरा उठा के देना, जल्दी फेंको। अरे फेंका करो यार, क्रिकेट के प्लेयरों को टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो तीसरा सेंटेंस देखो, मैं क्या तीसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ दे देम सेल्फ्स, दे देम सेल्फ्स केम हियर। ये सेंटेंस देखो बहुत कमाल का है। दे देम सेल्फ्स केम हियर मतलब वे स्वयं यहाँ आए, वे स्वयं यहाँ आए। मैं बुलाने नहीं गया था उनको, वे स्वयं यहाँ आए। समझ में आ रहा है? देखो तो यहाँ पर ये जो तीनों शब्द है बेटा, यहाँ पे ये किस रूप में काम कर रहा है? इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्दों के ऊपर जोर देके कहा जा रहा है। ठीक है, और इनका जैसे तुम्हें मैंने स्थान भी बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए हैं। देख लो, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के भी बाद आ सकते हैं यही। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद ही आएंगे। ध्यान से देखना। जैसे अब मैं 3 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आई हैव सीन दिस फोटो माई सेल्फ। देखो आई हैव सीन दिस फोटो, दिस फोटो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ है बेटा। देखो जरा, ये तुम्हारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सीन मतलब देखना, थर्ड फॉर्म होता है सी का। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या है और किसे का सवाल पूछते हैं, जो क्या और किसे का जवाब होता है वही शब्द होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। देखो आई हैव सीन, मैंने देखा, तो क्या देखा, क्या से पूछो, जवाब है यह फोटो। देखो यह फोटो मैंने देखा, लेकिन यहाँ माई सेल्फ है। देखो ऑब्जेक्ट के बाद आया माई सेल्फ, इसका हिंदी है कि यह फोटो मैंने स्वयं देखा। कि तुमने दिखाया नहीं, तुम कह रहे थे मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा, लेकिन मैंने स्वयं ही फोटो देखा है। बस में आया, यह फोटो मैंने स्वयं ही देखा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आया इम्फेटिक प्रोनाउन। एक और मैं कह रहा हूँ बी कॉल्ड हिम और सेल्फ्स, बी कॉल्ड हिम आर सेल्फ्स, हम उसे स्वयं ही बुलाएं, हम उसे स्वयं ही बुलाएं, हम उसे स्वयं बुलाएं, हम खुद उसे बुलाएं। देखो ही जो नाम का, देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है, देखो ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द आया उसे क्या कहा जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, देखो हम स्वयं उसे बुलाए, जो ही था वो किसी को देख ही नहीं रहा था, एटीट्यूड में चलता जा रहा था कि है कौन है, ध्यान नहीं दे रहा था। तो हम क्या किए? उसे स्वयं ही बुलाएं। सो वी कॉल्ड हिम आवर सेल्फ्स, हम खुद उसे बुलाएं। बस मेरा ऐसा भाव। ठीक है, 4-5 लोग बैठे थे और कोई एक जा रहा था तो वो सुन ही नहीं रहा थे लोग, मतलब इन लोग की तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये लोग फेमस लोग थे फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये लोग खुद उसे बुलाएं कि भैया आप देख नहीं रहे, आ जाओ, खुद बुलाए। एक और एग्जाम्पल उसके बाद देखो मैं कह, हाँ इट का प्रयोग किया जा रहा है। चलो इट हैज़
killed this animal itself। देखो इट का प्रयोग मैंने बताया था बेटा कि निर्जीव चीज़ के लिए भी होता है, सजीव चीज़ के लिए भी होता है, लेकिन ज़्यादातर निर्जीव चीज़ के लिए होता है। इट का प्रयोग जानवर के लिए भी हम कर सकते हैं और निर्जीव चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए भी कर सकते हैं। देखो इट का यहाँ प्रयोग यहाँ किसी जानवर के लिए हुआ बेटा, हाँ, जिसका जेंडर डिसाइड नहीं होता उसके साथ इट का प्रयोग होता है। देखो इट हैज़ किल्ड दिस एनिमल इटसेल्फ मतलब होता है स्वयं से, तो यह खुद इस जानवर को मारा है। ये कोई जानवर के बारे में बात हो रहा है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खुद मारा है। जैसे तुमने पाल के रखा था कुत्ता पाल के रखा था और वही एक खरगोश छोटा सा खेल रहा था, ठीक है। तुम कहे कि कुत्ता बहुत अच्छा है, जानवरों को कुछ नहीं करता है, ठीक है। तुम चले गए बाहर, कुछ टाइम आके देखने के बाद क्या खरगोश मरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सामने वाला दूसरा क्या कहेगा, तुमने कहा था कुत्ता कुछ नहीं करेगा, लेकिन यह खुद इसे मारा है, यह खुद इसे मारा है। तो वही वाला सिचुएशन है, इट हैज़ किल्ड दिस एनिमल इटसेल्फ, स्वयं से इसे मारा है। देखो पहले सिचुएशन में जो इम्फेटिक प्रोनाउन है सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा बेटा, तुम सब्जेक्ट के बाद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्जेक्ट के बाद नहीं रखने का मन कर रहा है तो कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद। देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के बाद रख के दिखाया तुम्हें 3, ठीक है। ऐसे सबका प्रयोग कर सकते हो। मैंने एक बात और बताया था कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन उसको रिमूव कर दोगे फिर भी सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बदलेगा। जरा सबको रिमूव करके देखो, समझ लो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं है, सपोज करो थोड़ा सा कि माई सेल्फ नहीं है, तो आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है। ही बीट हिम, सॉरी ही बीट मी, वह उसे पीटा, तब बहुत कंप्लीट है। मतलब दे केम हियर, वे यहाँ आए, मीनिंग कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। तो इसके बिना कोई मीनिंग नहीं बदल रहा, बस एक आकर क्या कर दे रहा है, सेंटेंस को थोड़ा और जोरदार बना दे रहा है, जोरदार बना दे रहा है, इम्फेसाइज कर दे रहा है, सेंटेंस पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। तो बात समझ में आया बेटा ये। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में यही डिफरेंट है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका जो काम का प्रभाव है बेटा उसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। और वो कहाँ हमेशा आता है, ऑब्जेक्ट के ही स्थान पे प्रयोग किया जाएगा और कहीं नहीं किया जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन, ठीक है। तो उसी प्रकार जब सब्जेक्ट का कामों का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़े तो उस स्थिति में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। लेकिन जब हमें सब्जेक्ट के बातों के ऊपर जोर दिखाना है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिखाना है, तो उस केस में हमें किसका प्रयोग करना है, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। बस समझ में आया। तो वीडियो चलो नोट कर लो।